हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमलाइट इंस्टीट्यूट चैनल। सो गाइज, आज हम अपने इस अंतिम प्रहार सीरीज में फिजिक्स का सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक, सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively are connected to the ends to visit. ओके, जिसकी एक रॉड है, जिस रॉड के क्या है, इस रॉड के क्या है क्वेश्चन में कि एक रॉड के दोनों एंड पे, यानी एक आपके पास, मैंने ये रॉड ले ली, ये समझ लो, ये आपके पास एक रॉड रखी है। ठीक है, इस रॉड के कह रहे हैं दोनों एंड पे, यानी ये रॉड का एक एंड ये रहा आपका और दूसरा एंड ये रहा। ठीक है, क्योंकि रॉड तो एक सिंगल डायमेंशन में होगी, यूनिट डायमेंशन में, तो वो 3 डायमेंशन में नहीं आएगी। तो ये रही रॉड। अब एक एंड पे इन्होंने कितना रख दिया है? 10 kg। तो चलो मैंने रख दिया 10 kg। दूसरे एंड पे इन्होंने कितना रख दिया? 20 kg। और पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सिस्टम 10 kg। यानी अब ये 10 kg से इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है किसी एक जगह पे होगा। मान लो मैं मानता हूँ ये वाला एंड जो है ओरिजिन पे रख लो, और दूसरा कितना है? 10 मीटर की लेंथ है, तो यानी कि ये वाला कितने पे हो गया? 10 जीरो पे। अब पूछ रहे हैं इनका सेंटर ऑफ मास जहाँ किसी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? किससे? 10 kg वाले से। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैं पूछ रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अभी यहाँ पे और पार्टिकल्स होते हैं या फिर और यहाँ पे मासेस होते हैं, तो ये फार्मूला कंटिन्यूस इंक्रीज करना रहता है, लेकिन दो हैं तो इसीलिए हमने केवल दो के लिए लिखा। ठीक, नाइस। अब फार्मूले में आप पुट करो। अब यहाँ पे m1 x1 क्या होता है? इसका x कोऑर्डिनेट ये वाला x1 ये हो गया आपका, और ये 10 क्या हो गया? ये आपका x2 हो गया। ठीक है, ये x1 ये x2। अब फार्मूले में आप रखते चले जाओ, ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया, तो आप सीधा रखो x सेंटर ऑफ मास आपका आया कितना? m1 x1 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0, m2 x2 यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी कि 200 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 20 प्लस 10 यानी कि 30, यानी कि 20/3 मीटर जो है ये क्या आया? ये आया आपका सेंटर ऑफ मास। कहाँ? अब यही सेंटर ऑफ मास जो है x, यहाँ से ये डिस्टेंस भी यही हो। ये डिस्टेंस कितनी है? ये है आपकी 20/3 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आपका जो गिवन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ओके, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको मैच आउट करना है कौन सा वाला, कि किस में जो है कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, नाइस। ओके, सो पहला है आपका एम रेडियो वेव्स। एम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स, तो यानी कि कितना होगा इसमें। फिर माइक्रोवेव्स हैं, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन और एक्सरेज। अगर हम एक्सरेज की बात करें तो हमको पता है कि एक्सरेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। एक्सरेज जो वेरी करती है वो 10⁻⁻10 मीटर से सीधा स्टार्ट होती है, एक्सरेज जो भी। और एक्सरेज के अलावा जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन अगर आप देखो तो ये आता कहाँ पे है? विजुअल रेंज के आसपास, तो यानी कि इसका जो है 10⁻⁻2 मीटर के आसपास में आएगा। ये इंफ्रारेड जो है ये आपका 10⁻⁴ के पास आएगा। और जो आपकी एक्स रेज होती है, ये आपको पता है एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी? 10⁻⁻10 मीटर। अगर आपको मान लो इस तरीके से नहीं याद रख पा रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं, और नॉर्मल सी बात है आप भूल सकते हैं, तो आपको हमने एक ऑलरेडी ट्रिक बता रखी है कि जो आपका है गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट होती है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लोएस्ट होती है। अब यहाँ से जो सीक्वेंस बनना स्टार्ट होता है गामा से लेकर के आपके जो सारे आगे के आएंगे, जैसे गामा के बाद क्या होता है? एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड। ठीक है,
इस तरह से समझ जाते हो। तो अब लॉन्गेस्ट गामा की होती है, अगर गामा नहीं मिल रहा तो अगला एक्स रेस होगी, तो इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एक्स रेस की होगी कितना, एक्स रेस की 10⁻⁻10 मीटर, यानी डी का 4 किस में करेक्ट है, एक ऑप्शन में करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, यानी यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसा एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जितना टाइम बचा पाए आप उतना टाइम बचाने का ट्राई करें, ठीक है। अब बाकी आप देख सकते हो इंफ्रारेड के लिए ही होगा सबसे सेकंड, क्योंकि विजुअल के बाद कोई और बीच में है नहीं, तो इंफ्रारेड के लिए अगला हो जाएगा 10⁻⁻4। फिर उसके बाद जो है आपका एम रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स बचेंगे, इन दोनों में से एक का ज्यादा हो जाएगा और एक का कम, क्योंकि एम जो रेडियो वेव्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, यानी कि 10⁻2 मीटर, रेडियो सिग्नल इसका बहुत दूर दूर तक जाता है, ठीक। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द okay what will be the energy that will be ideally radiated by 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन वारा। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। कितना आपको दिया गया है, पावर कितनी है इसकी, सो इसकी पावर कितनी दी गई है आपको, पावर दी गई है 100 किलोवाट, यानी अगर मैं पावर लिखूं यहाँ पे तो पावर आपका आएगा कितना, 100 किलोवाट आ जाएगा। और जो कितने देर के लिए ट्रांसमिट की जा रही है, ये ट्रांसमिट की जा रही है 1 आवर के लिए, यानी कि इसका पावर होगा कितना, 100 किलोवाट, और टाइम कितनी देर के लिए ट्रांसफर हो रही है, 1 आवर। तो आपको पता है जो पावर होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ये होता है। तो अगर आपसे पूछा गया है एनर्जी निकालने को, तो यानी कि पावर इंटू टाइम, सिंपल। पावर कितना, 100 किलोवाट, यानी किलोवाट को आपको यहाँ कन्वर्ट करना 10⁻3, कितना, 1 आवर। 1 आवर मतलब कितना हो जाता है, 3600 सेकेंड, उसको याद रखना। यहाँ पे आवर में भले लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे सेकंड में ही लिखना होगा। ये बहुत बार मल्टीपल टाइम्स गलती हो जाती है। और देखो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आपको आवर को सेकंड में बिना कन्वर्ट के दिया है, तो ये सही नहीं है। एम के एस यूनिट में हमेशा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तो 3600 सेकंड। ओके, अब देखो 10 की पावर 5, फिर ये यानी कि 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल, ये आपका जो होगा, ये आपकी जो एनर्जी है जो इस पावर के थ्रू रेडिएट होगी, ये इतनी की है, करेक्ट। सो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये करेक्ट है। लेकिन याद रखना जो मिस्टेक मैंने बोली मेंशन की कि नहीं करनी है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आप मिस्टेक करके आ जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन आएगा और कहोगे सर मेरा नंबर तो कम आ गया, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है दैट कि आपके पास क्या है, एक आइडियल गैस है जो कि 4 डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जा रही है, और जिसका इनिशियल स्टेट दिखाया गया है। देन दोस्तों इसमें से कुछ प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, कुछ आइसोथर्मल है, कुछ आइसोबारिक है और आइसोकोरिक है। तो पूछ रहा है द कर्व 1 2 3 4 इन विच रिप्रेजेंट एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है, कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस को शो कर रहा है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं इसको, जो आपका जो बना हुआ फिगर है एक बार, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था कि कुछ प्रोसेस आइसोकोरिक थे। आइसोकोरिक इन द सेंस क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि ये रहा, तो ये कौन सा है, 4 है, ये आपका आइसोकोरिक हुआ, ठीक। अब पूछ रहा है, अब देखो जो आइसोबारिक होगा, आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर, आइसोबारिक ये हो गया, ठीक। अब आता है बाकी बचे दोनों का, 2 और 3 का। आपको 1 और 4 का आइडिया हो गया कि ये कौन से हैं, एक है आइसोकोरिक, दूसरा है आइसोबारिक, करेक्ट। लेकिन 2 और 3 में तो आपको ये याद रखो, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका भी स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा तो क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, स्लोप ज्यादा तो एडियाबेटिक, हमेशा याद रखना ये बात, एडियाबेटिक ही होगा। बोलते हैं ना एक जो आता है प्रचार वाला, टैंकर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, उसी तरीके से कि स्लोप ज्यादा तो एडियाबेटिक होगा। तो अब इसमें से स्लोप किसका ज्यादा है, 2 का स्लोप ये है और 3 का स्लोप ये, तो इसमें साफ साफ क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो 3 है उसका, सॉरी जो नंबर 2 है उसका स्लोप क्या है, ज्यादा है, कंपेरेटिवली किसके, कंपेरेटिवली टू 3 के। तो आपका जो स्लोप ज्यादा है अगर इसका 2 का, तो ये वाला है क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। और जो 3 वाला है ये क्या हो जाएगा आपका, आइसोथर्मल हो जाएगा।
और मैं यहाँ पे एक और चीज बना दे रहा हूँ जो ध्यान रखना, ये पीबी अगर आपका है तो इस पॉइंट से यहाँ पे तो आपको पता है ये नीचे वाला क्या है, एडियाबेटिक, ऊपर वाला क्या है, आइसोथर्मल आ रहा है, लेकिन ऊपर जाने पे ये इधर चला गया और ये एडियाबेटिक वाला इधर चला जाता है। तो यानी कि ये पॉइंट के ऊपर अलग बिहेवियर, नीचे अलग बिहेवियर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या पता है इस बार जो ऊपर वाले हाफ का क्वेश्चन दे दे। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि दिया गया है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दोनों किस तरह के हैं। तो आप पता है, आप प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को हम उसको सॉल्व करते हैं। प्लेन एंगल आप कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं आपको प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला आप क्या रखते हो, यानी कि आपको जो एंगल होता है, जो आपका नॉर्मल एंगल का होता है, आर्क अपॉन रेडियस, इज इट, ये तो होता है आपका। अब आप आर्क को भी जो है लेंथ में नापते हो और रेडियस को भी लेंथ में नापते हो, तो यानी कि लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि जो इसका टोटल मैं देखूं तो ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी आ गई, यानी कि जो इसकी यूनिट होती है ये हम फिर मेजर किस में करते हैं, रेडियन में। क्यों, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं आई। करेक्ट, रियलिटी में इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसको मेजर किस में करते हैं, रेडियन में, क्योंकि हमने इसको क्या नाम दे दिया, एंगल को फिर रेडियन नाम दे दिया। फिर बात आती है आपकी सॉलिड एंगल की। अब मैं देखता हूँ सॉलिड एंगल में क्या करते हैं हम लोग। सॉलिड एंगल के लिए आपको कुछ नहीं करना। सॉलिड एंगल होता है कि आपका एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ये होता है आपका सॉलिड एंगल में। अब देखो एरिया में भी जो आपका स्क्वायर आएगा रेडियस का, यहाँ पे भी रेडियस का स्क्वायर आएगा, तो रेडियस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं बनेगा, तो ये भी आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगा। और यहाँ पे रेडियस था, इस वजह से, सॉरी, इसलिए से ये रेडियन था, लेकिन सॉलिड एंगल है तो अब रेडियस का स्क्वायर है, तो अभी रेडियन का स्क्वायर ना लिख करके इसको क्या लिखते, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया स्टेरेडियन। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया, स्टेरेडियन। और इसको क्या नाम दिया गया, जहाँ पे रेडियस का रेशियो था वहां पे रेडियन। तो यानी कि दोनों जो क्वांटिटीज आपकी आ रही हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं है, सॉरी, इनकी एक यूनिट दी गई है लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं आ रहा है, यानी कि जो डायमेंशन हम निकालना चाहते थे वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है दोनों, लेकिन इन दोनों की एक जो है एक नई यूनिट साइंटिस्ट ने दी रखी है। तो यानी कि बोथ यूनिट्स, यानी कि बोथ हैव यूनिट्स बट नॉट डायमेंशन। दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। ओके, देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इन द सेंस कि जिसमें केवल हाफ, यानी केवल हाफ साइकिल तक चल रही होती है, करंट का फ्लो है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब देखो हाफ वेव आपको दो तरह का रेक्टिफायर पढ़ना पड़ता है, एक हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। अब जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी इनपुट वेव है, सॉरी इनपुट फ्रीक्वेंसी, यही क्या हो जाती है आपकी एफ आउट, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो यानी कि जो आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी इसमें 5 और जितनी 60 हर्ट्ज की है, वही आपकी सेम टू सेम आउटपुट की हो जाएगी 60 हर्ट्ज। लेकिन अगर क्वेश्चन में देता है फुल वेव, तो आप याद रखना जो इनपुट है, यानी एफ इनपुट होती है जो फ्रीक्वेंसी, इसका डबल हो जाता है एफ आउट। अब एफ आउट जो है, ये एफ इन आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जो एफ आउट आपका हो जाएगा ये 2 टाइम्स कितने हो जाएगा, एफ इन के, यानी कि दोगुना हो जाती है। लेकिन किसमें, सिर्फ फुल वेव में, हाफ वेव में चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंसी में, फुल वेव में फ्रीक्वेंसी जो है उसकी डबल टाइम्स हो जाती है। इसको ध्यान रखना, क्या पता इस बार क्वेश्चन में फुल वेव वाला पूछ ले तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि when the two monochromatic lights of the frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric material, उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, V0 by 2 and V0। तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी, कोई बात नहीं, आपको पता है फार्मूले क्या होते हैं, आप पढ़ते हो फार्मूला, क्या पढ़ते हो, तो आपका जो फार्मूला लगेगा वो सेम वाला लगेगा, यानी कि कौन सा, जहाँ पे आप के मैक्स वाला लगाते हो, के मैक्स इक्वल टू, अब यही आपका यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यानी यहाँ पे V0 यानी VH के टर्म्स में लिख लेते हैं, H न्यू माइनस
वर्क फंक्शन, इज इट। अब देखो, अब आपको यहाँ पे दिया है दो केसेस में लिखने को। पहले के लिए जब एक बार पोटेंशियल वी है और एक बार जब पोटेंशियल बी एस बाई 2 है, और दूसरे में एक बार में फ्रिक्वेंसी न्यू, दूसरे में न्यू बाई 2 है। तो जब देखो ई वी एस हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल न्यू एस है, उस समय जो फ्रिक्वेंसी है वो हाफ हो रही है, न्यू बाई 2, और जो आपका वर्क फंक्शन है, और ये म्यू नॉट कौन सी है, आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इसी को आप बोलते हैं। और फिर आपका ई न्यू एस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जब आपका ये पोटेंशियल है ये आपका हाफ हो रहा है, उस समय जो आपकी फ्रिक्वेंसी है एच न्यू हो जाती है, और उस समय भी आपका वर्क फंक्शन तो हमेशा सेम ही होता है, चेंज आउट नहीं होने वाला ये थ्रू आउट। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको निकालने कौन सी कट ऑफ वाली फ्रिक्वेंसी है, जो थ्रेशोल्ड वाली फ्रिक्वेंसी। अब आपके पास दो इक्वेशन है, और ए दोनों में को आपको सॉल्व करके सिर्फ आपको म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है या नहीं, सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इक्वेशन आपने लिखा, यानी कि पहले जो फ्रिक्वेंसी थी न्यू, उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लिखते ही आप जो है इसको ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व कर पाओगे। अब मैं कहूँगा कि या तो माइनस कर लो या तो डिवाइड कर लो, आपको जो भी इजी पड़ता है। मेरे हिसाब से मैं मानो तो माइनस वगैरह करोगे तो काफ़ी इजीली आ जाएगा। देखो ईवीएस को अगर मैं माइनस कर भी दूँ ईवीएस बाई 2 से, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। या फिर मैं को इस ईवीएस को इसके सामने वाले के कंपेरिजन में लिख दूँ, और ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 1/2 कॉमन कर लो, और ये ईवीएस की वैल्यू यहाँ पे रखो, एच न्यू बाई 2 माइनस एच नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, अब एच न्यू बाई 4, फिर ये एच न्यू यहाँ से कैंसिल आउट होकर के आपका कितना रहेगा, 3 एच न्यू बाई 4, सॉरी 3 एच न्यू बाई 4। अब ये माइनस हाफ एच न्यू और ये माइनस हाफ एच न्यू, माइनस से इधर आएगा तो प्लस, ये ऑलरेडी माइनस होते हैं। यहाँ पे ये कितना बचेगा आपका एच न्यू बाई 2। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट करो और चीज़ों को सॉर्ट करो, थोड़ा एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट सिर्फ म्यू नॉट बचेगा, और 2 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 2 क्या करेगा, 4 को भी कैंसिल आउट करेगा 2, तो आपका टोटल आंसर जो बचेगा म्यू नॉट इक्वल टू 3 म्यू डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई, थ्रेशोल्ड, या फिर इसे आप बोलते हो क्या, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब आपकी कितनी है ऑप्शन में, देखो आपका पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है करेक्ट है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड द 45 डिग्री। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ पे दिया गया है कि ये दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और एक 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, दूसरा 45 बता रहा है। तो फिर पूछा गया है व्हाट विल बी द डिफरेंसेस, सॉरी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। कोई बात नहीं, ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो जो है आपको नंबर देंगे, जल्दी से नंबर देंगे। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या स्लोप क्या देता है हमें, इसका स्लोप भी क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब चलो मैं मान लेता हूँ ये वाला 1 था, ये वाला 2 की लेता हूँ। तो अब बताओ इसका जो स्लोप होगा, यानी कि फर्स्ट के लिए कितना आएगा, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी, यानी कि मैं अगर इसको लिखता हूँ, क्या लिखूँ, इसको मैं अगर v1 लिख दूँ, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी को v1 लिख दूँ, तो कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा आपका कितना, tan 30 डिग्री। और अगर मैं दूसरे वाले के लिए लिखूँ v2, ये कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री। अब मुझे पूछा गया है क्या, v1 डिवाइडेड बाई v2 का रेशियो बताना है कि नहीं, आसान क्वेश्चन, tan 30 डिवाइडेड बाई tan 45। अब आप बताओ मुझे tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 45, tan 30 यानी कि 1/√3, और tan 45 यानी ऑलरेडी 1, तो यानी 1/√3, यानी कि आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट है कि नहीं। आसान सा सवाल था कि नहीं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, आप इजीली बनाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आया है ये बहुत ही स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब किसका है, देख के लग रहा है कि आपको ये एनर्जी का है, आपको देखते ही सब क्लिक हो जाना चाहिए कि ये एनर्जी की डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन का फॉर्मूला है। अब बता दो। ओके, सो मैं कह रहा था कि ये एनर्जी का कब होता है, एनर्जी का होने के लिए इसमें कुछ कंडीशंस होती है। एनर्जी के लिए ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, एनर्जी के लिए कब होगा, जब इसका आपका जो यूनिट डायमेंशन है ml², और क्या होना चाहिए, टी की पावर -2, ये आपका एनर्जी का होता है। कुछ स्टैंडर्ड टर्म की नीचे नोटेशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी।
अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको पता है, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सब बहुत ही कॉमन टर्म्स जो हमेशा यूज होने वाले हैं। या तो आपको फटाक से निकालना आना चाहिए, या तो आप इनको जुबान पे ऐसे तोते की तरह रट के बैठे रहोगे तुरंत आपका 2 मिनट में बन जाएगा। और अगर आप नहीं रट पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ आपको तरीका निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का निकाल, या फिर मैं बोलता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस का निकाल के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको जो है समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। या फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालना, नहीं सेल्फ इंडक्टेंस, एल इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी, इज इट, यही होता है आपका। ई को किस में नापते हो, वोल्ट में, आई को करंट को किस में नापते हो, ए में, ए बाई टी। अब ऊपर टी जो है ऊपर चला गया, यानी वी टी। अब जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज किस में आता है आपका, वोल्टेज आपका आता है ई बाई एल। अब वोल्टेज जिसमें नापते हो वोल्ट मीटर यानी फैरेड में आएगा, फिर यार उस फैरेड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टी से डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे फैरेड है, फैरेड कितना होता है, फैरेड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो याद रखना स्टार्ट करो, क्योंकि अदरवाइज आपका जो अगर याद नहीं रखोगे इस छोटी छोटी फॉर्मूले तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है, फैरेड कितना होता है, फैरेड का कितना होता है, फैरेड का होता है आपका एम इनवर्स, पता नहीं क्या हुआ, चल नहीं रहा है, ओके नाउ इट इज वर्किंग। आपका होता है एम इनवर्स, इसके बाद एल की पावर -2, टी की पावर 4 और ई का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, फैरेड का फार्मूला। ठीक, ये आपका है फैरेड का। अब आप बताओ यहाँ से सीधा निकाल सकते हो कि नहीं, एल के लिए भी निकाल लोगे। अब मैं बात करूँ, ये चलो हो गया किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो आप देखो यहाँ से किसी भी एंगल से ये तो नहीं आने वाला कि एम एल स्क्वायर टी पावर -2, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है पॉजिटिव में है और यहाँ पे नेगेटिव में। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का आप निकाल के देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी ये नहीं आएगा। फिर मैग्नेटिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यही 2 ऑप्शन बचते हैं। तो इसमें से जो आपको कैलकुलेट करेंगे, जो इसमें आपका आएगा वो होता है मैग्नेटिक परमिटिविटी। मैग्नेटिक परमिटिविटी की जो डायमेंशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी, बाकी की डायमेंशन मैं लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, एमजी फ्लक्स, इसकी कितनी होगी, और कौन सा है, परमिबिलिटी की आपको पता है कितनी है, मैंने पहले ही बताया। इसकी जो आपकी आएगी, ये आएगी एम एल टी पावर -2 e पावर -2, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा, आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका आता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ए की पावर -1 घटा एक से निकाल। इलेक्ट्रिक का कितना आता है, एम इनवर्स एल की पावर -3 टी पावर 4 और ए स्क्वायर। ठीक है, ये सब रट लो तो बेहतर है, अगर नहीं रटना आता तो निकालना आना चाहिए कि आप जो सेकंड में निकाल लो। मुझे भी बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती ये सारी, लेकिन क्या प्रेफर करूँगा, निकालना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रहा है कि द पीक वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इज इक्वल टू पीक वोल्टेज, यानी कि 10th वाला क्वेश्चन आपका, ये 10th है, ये 9 था। को पता है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है किसी भी एसी सोर्स में क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ ई आर एम एस, तो ये क्या होगा, E0/√2 के बराबर होगा। तो E0 क्या होती है, ये आपकी पीक वैल्यू होती है, ये तो आपकी पीक वैल्यू होती है। इसी तो पूछ रहा कि द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, नहीं 1/√2 नहीं, 1/√2 ही जो पीक वैल्यू है। अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो E0 इक्वल टू √2 ERMS, यानी ERMS वैल्यू का जो है √2 टाइम्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, जिसमें √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, यही आपको जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। अब बताओ, अब मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था जिसमें बोला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। अब देखो nth सेकेंड जो था उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब आपके पास जो फार्मूला था Sn इक्वल टू क्या था,
u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1 यही था। अब आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कितना चला। तो कुछ नहीं करना है, इनिशियली मैं मान लेता हूँ बॉडी जो है फ्रीली मूव कर रही थी, तो इनिशियली जो इसका u है 0 है। अब मैं यहाँ से सीधा S1 निकाल लूँ, S2 निकाल लूँ, S3 निकाल लूँ और S4 निकाल के इनका रेशियो राइट डाउन कर लेता हूँ। सिंपल, एक ही जगह पे अगर ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही है तो g आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 रखो, 2 इंटू 1-1 यानी कि 1 आएगा, तो यहाँ पे S1 की वैल्यू g बाई 2, S2 की वैल्यू 2 2 4 4-1 यानी 3 बचा, तो यानी यहाँ पे कितना आया 3g बाई 2। अब 3 है, 3 2 6 6-1 यानी कि ये आ जाएगा आपका 5g बाई 2। अब 4 रखो, 4 2 8 8-1 यानी 7 7g बाई 2। इज इट करेक्ट? अब आप देखो रेशियो g बाई 2 कॉमन कर दो इनका, तो S1 S2 S3 S1 S2 S3 और S4 का जो रेशियो आपका आया वो आया कितना 1 3 5 7 है कि नहीं? कितना आसान सा सवाल था। बस आपको यही फार्मूला याद रखना चाहिए। इस फार्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इस फार्मूले को याद रख लो कि nth डिस्टेंस में ट्रेवल करने के लिए जो फार्मूला यूज है वो ये वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि यहाँ पे करते हैं इसको, a body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity at this point is okay. Very good. सीधा फार्मूला बेसिस से क्वेश्चन है, जहाँ से कि आपको पता है जो फोर्स होगा वो कितना होगा, मास इंटू कितना, जितना कि जितना इस फील्ड की क्या है इंटेंसिटी है, मास इंटू इंटेंसिटी हो जाता है। ठीक, अब देखो आपको पता है कितने ग्राम कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन, मास कितना है 60 ग्राम, और कितना निकालना है ई निकालना है आपको, कितना इंटेंसिटी ये एक्सपीरियंस कर रहा है। ई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। अब आपको पता है कितना लग रहा है 3 न्यूटन डिवाइडेड बाई 60 ग्राम, ग्राम में है, इसको आप चाहोगे किसमें किलोग्राम में चेंज करना, तो क्या करोगे आप 1000 से 60 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपका किसमें कन्वर्ट होकर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपका इसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया आपका ग्राम से किलोग्राम में। अब इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, 3000 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि आपको कितना आएगा 50 न्यूटन पर केजी, ये आपका आंसर आएगा। तो आपका 50 न्यूटन पर केजी किसमें है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। जैसे ऊपर वाले में कौन सा करेक्ट था, ये मैंने मार्क नहीं किया, ये 4th नंबर करेक्ट हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दिया गया है एक रिएक्शन दी रखी है जिसमें 22 सोडियम है 11, यहाँ से आपका कुछ एक्स निकला, फिर कुछ एक इलेक्ट्रॉन भी निकला, कुछ न्यूट्रॉन निकले। अब पूछ रहा है कि जो आपका नया प्रोडक्ट है वो क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने कल ही बताया था कि जब आपको इसमें मैंने कल ही बताया था कि अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया है ऑलरेडी निकल गया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गया है तो इसका जो अब आपका पहले का 11 था वो 11 ना रह क्या हो जाएगा, एक का डिक्रीमेंट होगा क्योंकि एक निकल चुका है। देखिए तो अब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें 10 आएगा। अब लेकिन जो ए है, ए क्या होता है, ए आपका होता है ये मास, इसका जो टोटल का मास नंबर है, ये मास नंबर जो आपका ये मास नंबर है, ये मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। निकला क्या है इलेक्ट्रॉन, यानी कि अभी भी जो मास नंबर हमारा है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो। चेंज किस में आया है, सिर्फ एटॉमिक नंबर में, क्योंकि हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मास नंबर अभी भी सेम, मास नंबर कितना 22। अब इसमें से आपको देखो 10 किसका होता है नंबर, Na। ओके, सो अब आपको आई थिंक आंसर मिल चुका होगा। अब Na तो नहीं है इसमें कहीं ऑप्शन में, तो Ne दिया है तो Ne लिख लो इसको, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 10 क्यों है ये आपको समझना होगा, इनिशियल और एक निकल जाने की वजह से इसमें एक का डिक्रीमेंट है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इजी क्वेश्चन लग रहा है यार, ये सभी आसान से क्वेश्चन है। इफ अ सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। अब देखो जो सोप बबल है ये एक्सपेंड कर रहा है, तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब सोप बबल आपका होता है, सोप बबल के लिए जो प्रेशर डिफरेंस का जो फार्मूला होता है सोप के लिए, ये कितना होता है 40 बाई, यानी कि मैं इसे लिखूं, चल क्यों नहीं रहा भाई, चल जा। ओके, दैट इज ओके।
डेल्टा पी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4। ये होता है आपका जो एक्सेस प्रेशर डिफरेंस होता है इनसाइड द बबल, यानी इंटरनल और आउट का जो डिफरेंस है, यानी पी आउट माइनस पी इन, जो बाहर प्रेशर वो अंदर 40 डिवाइडेड बाई 4। करेक्ट। तो अब इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा अगर प्रेशर मतलब सोप बबल जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, तो क्या, तो इंटरनल का प्रेशर क्या होगा। अब देखो जैसे कि एक्सपेंड करेगा तो रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर रेडियस तुम्हारी ये वाली इंक्रीज करेगी तो इस टर्म की ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी 40/4 की। तो यानी कि जो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो यानी जो पी इंटरनल है इसकी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो यानी पी इंटरनल की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी जैसे कि रेडियस की वैल्यू इंक्रीज, सॉरी जैसे कि रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जो पी आउटसाइड है यानी जो प्रेशर इनसाइड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और जो पी इंटरनल है तो उसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। क्योंकि आर तो बढ़ेगा, रेडियस यानी कि मैं किसी भी चीज को ऐसे ले लूँ, अगर मैं बोलूँ इसका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका पी आउट बाई पी इन 40/4 है, इसका जो आपका राइट हैंड साइड है इसकी तो वैल्यू घट रही है, ये बढ़ेगा, और ये पी इंटरनल वाला जो है, ये मान लो अगर मैं मान लो कांस्टेंट रहेगा तो घटेगा क्या, पी इंटरनल, ये घटेगा, पी इंटरनल घटेगा कि पी आउट कांस्टेंट रहेगा, तभी जो 40/r में जो डिफरेंस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं रेडियस की वजह से, वो मैनेज हो पाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, अगर आर आपका इंक्रीज करता है तो पी इंटरनल क्या करेगा, ये आपको डिक्रीज करना ही पड़ेगा। ये होता है इनका रिलेशन। यानी कि अगर आपका जो है प्रेशर इनसाइड द बबल व्हाट विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है, इंक्रीज करेगी, सो बबल क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, ये आपको दो रजिस्टर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अरे भाई क्यों चलना क्यों नहीं चाहता, जब भी कुछ होता है तो चल मेरे भाई, चल गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 आपको क्या दिए गए, दो रजिस्टर दिए गए हैं और पूछा गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको इसमें पावर डेवलप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा थर्मल एनर्जी के लिए। क्या होता है, V=V² डिवाइडेड बाई R। ये होता है नॉर्मल फार्मूला, एवरेज। अब पूछ रहा है कि इसमें जो एनर्जी डेवलप इन 100 ओम और 200 ओम रेजिस्टेंस में क्या होगी। देखो तो जो पावर है, पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस की, यानी कि जो पावर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R की, यानी कि P1 डिवाइडेड बाई P2 क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि इनवर्सली है P1 R1। यानी कि अगर आप चाहो तो यहाँ से देख लो ना, P इंटू R अगर मैं कहूँ तो ये किसके बराबर आ रहे हैं, V² के बराबर आते हैं। तो V² आपका कांस्टेंट है क्योंकि वोल्टेज में कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ से आपने निकाला PR जो आपका ये आता है कांस्टेंट है, तो वहाँ से आप इस तरीके का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो। करेक्ट। अब पूछा गया आपका कितना, P1 बाई P2 का रेशियो, तो P1 डिवाइडेड बाई P2 आपका R2 रेजिस्टेंस कितना था, एक जगह 200 था और R1 की वैल्यू 100 थी, तो यानी टोटल वैल्यू कितनी है, 2/1। सीधा फार्मूला बेसिस क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन आए थे, सीधा से टिक मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, देयर आर टू हॉलो कंडक्टिंग स्पेस ऑफ रेडियस R1 R2 हैव इक्वल चार्जेस, देन द पोटेंशियल वुड बी। क्या होगा, बहुत बढ़िया, दो हॉलो स्पेस है, नंबर 16 ऑफ रेडियस R1 एंड R2, जहाँ पे R1 बड़ी है, ये R1 है, ये R2 है। फिर कह रहे हैं व्हाट विल द पोटेंशियल वुड बी, डिपेंड की पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा किस पे होगा, कम किस पे होगा। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V=KQ/R होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इस वाले बीच वाले के लास्ट वाले के लिए लिखूंगा पोटेंशियल, तो V कितना होगा, KQ/, पहली बात तो बड़ा वाला अपने लिए पूरा देगा कैपिटल/R1, और छोटा वाला अपने लिए तो रखेगा ही, यानी KQ/R2। और ये क्या हो गया, इनसाइड के लिए इन लिख लो इसको, या V1 लिख लो इसको मैं वो 2 मानो, इसको 2 मानो और इसको 1 मानो, ठीक है। अब V1 की बारी आई तो इसका क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R1 अपने के लिए, और जो R2 है ये अपने लिए क्या देगा, KQ डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे आता है जो डिफरेंस आना स्टार्ट होगा, KQ/R1 ये तो पहले के लिए होगा, लेकिन जो दूसरा वाला होगा ये भी KQ डिवाइडेड बाई R1 होगा। तो अब देख लो इसमें फर्क किसमें आया, R2 और R1 में, यानी कि जिसमें कि आपका बड़ा होगा
R1 R2 में कौन बड़ा है? R1 बड़ा है, R2 छोटा है। यानी कि जैसे पता कि आपको जो R2 है ये छोटा है R1 से, तो यानी जो इसमें KQ/R1 की वैल्यू होगी ये थोड़ी अलग आएगी और KQ/R2 की वैल्यू अलग आएगी। तो यानी कि रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर स्फीयर है उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा रेदर देन द बिगर स्फीयर। सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3। चार्ज किस पे ज्यादा, पोटेंशियल किस पे ज्यादा हो जाएगा? ऑन द स्मॉलर स्फीयर। ओके, सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इज कीपिंग मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 312 आरपीएम इन 16 सेकंड, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला बेसिस पे है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये आरपीएम में दे रखा है। आरपीएम में दे रखा है तो इसका मतलब आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको पहले रेडियन में। तो चलो मैं मान लेता हूँ इनिशियल वन यानी ओमेगा आई की वैल्यू कितनी होगी, 1200 आरपीएम है। तो आरपीएम को आप इसमें चेंज करोगे राउंड पर मिनट को, 1200 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई पर मिनट को सेकंड में चेंज करना है। तो यानी कि आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड, ये आप आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में। आप करेक्ट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, जितना आ जाए। ओमेगा फाइनल भी ऐसे आपका जो फाइनल वाला है 3120 वो भी है 351 आरपीएम। इसको आरपीएम में ना डील करके हम लोग इसमें चेंज करेंगे। ओमेगा हमको पता है रेडियन पर सेकंड में होता है, तो 2π/60 इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। सिंपल। अब पूछा है व्हाट विल द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी टाइम। ठीक है, आप देखो कितना टाइम ये टेक कर रहे हैं, 16 सेकंड ले रहे हैं, कितना फाइनल से इनिशियल जाने में, यानी 3120 माइनस 1200 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2π/60 डिवाइडेड बाई टी कितना 16 सेकंड। इजी। अब इजी भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन निकालो, कट डाउन करो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, यहाँ से जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 2 से कैंसिल करो तो 8 आएगा, कि 1200 चला जाएगा इसमें से, कितना बचा आप करके देखना, आपका जो आंसर फाइनल आएगा वो 4π के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। गुड। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या दिया गया है, when light propagates through a material medium relative permittivity epsilon naught r and the relative permittivity mu r, then the velocity of the light v। आपको ये सारी चीजें बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये आपको पहली बात तो आपको फार्मूला पता होता है, और दूसरी बार अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो v होता है, v की वैल्यू कितनी आती है, v की वैल्यू आती है 1/, v की वैल्यू आपकी कितनी आती है, v की वैल्यू आती है 1/एप्सिलॉन r इन रिलेटिव परमिटिविटी इनटू म्यू, यानी कि जो आपकी ये रिलेटिव परमिटिविटी है, म्यू लिखो या म्यू आर, जो आपकी मर्जी। अब आपको पता है एप्सिलॉन r क्या होता है, एप्सिलॉन r और ये म्यू एम दो टर्म्स में आती हैं। अब आपको एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू एम को क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट इनटू म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी। इस तरीके से आपने इसको चेंज किया। अब आप जब चेंज करते हो तो आपको पता है जो सी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये करेक्ट। अब जब आप इसको चेंज कर ही रहे हो तो आप देखो कितना आएगा। दूसरा कलर कर लेते हैं जिससे आपको डिस्टिंक्ट रहे कि क्या है ये। अब देखो v की वैल्यू कितनी होगी, 1/√एप्सिलॉन नॉट का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद म्यू और एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब जो m था, m का मतलब यहाँ पे क्या था, m का मतलब था मीडियम। ठीक है, मीडियम के लिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से चेंज होकर के c आ जाएगी। तो 1/√, ये पूरे को हटा दो तो यहाँ पे सीधा लिख दो c डिवाइडेड बाई √म्यू आर इनटू एप्सिलॉन r, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। होपफुली समझ में आया ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 ये वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया क्या है, देयर इज अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितनी दे रखी है 1 mm, इसको मीटर में चेंज करो 1 × 10⁻³ मीटर, करेक्ट। सीधा मीटर में चेंज करना है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आर 100। इफ ए करंट 1 एम्पीयर, करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पीयर की फ्लो हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो भी होगा आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 × कैपिटल N / L × I, ठीक है। अब देखो इसी N / कैपिटल L को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इस हिसाब से भी, ठीक है। अब देखो μ0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4π × 10⁻⁷, ठीक। नंबर ऑफ टोटल टर्न्स कितने 100, ठीक है। अब इसके बाद ये कितने मीटर का कितना रेडियस था 1 mm, यानी कि जो आपकी लेंथ कितनी थी 1 mm, यानी कि 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई कितना 1 एम्पियर की करंट फ्लो रही 1। अब आप इसी को सॉल्व कर दो, सीधा आपका आंसर 4π × 10⁻³ ऊपर गया 10⁻2 यानी 10⁻5 हो गया। ये पॉजिटिव 10⁻5 है और 10⁻7 है, तो यानी कितना बचेगा 10⁻2 बचेगा, करेक्ट। अब 4π है, 4 × 3.14 करो, ओपन करके इसको कितना है 12.56 आ जाएगा इंटू 10⁻2 टेस्ला, क्योंकि 1 था 1 का तो कोई वो सेंस बनेगा नहीं, तो ये है आपका आंसर, यानी 12.1 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि ए सेल ऑफ मास इनिशियली जो कि रेस्ट में है वो क्या कर रही है, एक्सप्लोड कर जा रही है। यहाँ ये इतने में ट्राई करूँगा लगा दिया जाए क्वेश्चन। ओके, ए सेल ऑफ मास इनिशियली रेस्ट एंड इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, जिनके मास दिए गए हैं किसकी रेशियो में 2:1 के रेशियो में ये एक्सप्लोड किया है। इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द स्पीड v इन द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ फ्रेगमेंट। इतने सारे वर्ड्स लिख दिए गए हैं, इसको डायग्राम से समझेंगे थोड़ा इजी आएगा। ओके, तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक फ्रेगमेंट रखा है यहाँ पे बड़ा सा, ये फ्रेगमेंट जब टूट रहा है फाइनली, तो देखो क्या हो रहा है, एक इसका छोटा फ्रेगमेंट इधर जा रहा है सेम मास का, तो सेम दूसरे मास का एक फ्रेगमेंट राइट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने बोला अभी भी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला मैं मान लेता हूँ कि कहीं ऐसे गया। आप समझ में आया कि एक ही बात को इन्होंने क्या बोला है कि एक बड़ा पार्टिकल है वो 3 पार्ट में टूट के किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से पार्टिकल से जा रहे हैं। तो इनिशियली ये रेस्ट में था, इनिशियली अगर रेस्ट में था तो उस समय इसका मोमेंटम कितना होगा, उस समय इसका मोमेंटम कितना होगा, अगर मैं पी की बात करूँ तो इनिशियल जो पी इनिशियल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, लेकिन जो फाइनल है इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों, मतलब होगी 0 लेकिन ये ओवरऑल सम करके 0 होगी। अगर मैं बात करूँ, चलो इसको 1 बोलूँ, इसको 3 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो अगर मैं 1 के लिए लिखूँ तो कौन से डायरेक्शन में है, इसका मास मान लो मैं m मान लेता हूँ, v वेलोसिटी से जा रही है, ये जो 2 है इसको 2m मान लो, इसको 2m मान लो, इसको m मान लो। तो अब देखो 2m है 1 के लिए, 2m कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, 2mv जे कैप लिख लो। दूसरे के लिए दूसरा कौन से डायरेक्शन में i में जा रहा है, तो यानी 2mv i कैप हो गया। अब बात आती है तीसरे की। अब देखो तीसरा का तुम्हें कुछ पता नहीं है, और इन दोनों की वजह से जो नेट मोमेंटम आएगा, तीसरे का कुछ ना कुछ तो है। अब आई जी में अलग अलग है, लेकिन तीसरे का जो है नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, पहले और दूसरे का निकालो, 2mv का होल स्क्वायर प्लस √2mv का होल स्क्वायर। अब आप इसको जो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2√2mv इज इट। यही जो आपका मोमेंटम आएगा, ये मोमेंटम आपके थर्ड पार्टिकल के मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को आपको पता है, आपको फाइनल पता है, फाइनल भी 0 होना चाहिए क्योंकि इनिशियल 0 रहा है। तो अब ये जो आया है फर्स्ट और सेकंड की वजह से, यही आपके थर्ड के बराबर होगा। अब मान लो मैं थर्ड का मास m था और इसकी वेलोसिटी को v डैश मान लेता हूँ। अब देखो तो 2√2mv के हिसाब से है, अब mm से कैंसिल हो जाएगा, तो जो v डैश की वैल्यू आपकी बची वो कितनी बची, v डैश इक्वल टू 2√2 × v। सिंपल
अप्लाई किया आपने और आपका ऑप्शन नंबर 4 आपको करेक्ट मिल गया। इज इट क्लियर? होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाउ इट विल बिहेव इन द कंडक्टर्स एंड द सेमीकंडक्टर्स। वेरी, अब देखो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टर्स कुछ अलग तरह से बिहेव करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और सेमीकंडक्टर्स अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर्स क्या करते हैं, जब भी आप इनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की वो भी इंक्रीज कर देती है। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो यानी कि उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर द कंडक्टर्स विल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, but it will be reversed in the case of the semiconductors. Like if there is a semiconductor and you are increasing the temperature, then the resistivity of that particular semiconductor will decrease, and so because of that the electrical resistance of that semiconductor will also decrease. Okay, is it clear? अब थोड़ा सा नॉर्मल में समझाता हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर का भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। तो यानी इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स एंड बट डिक्रीज फॉर द सेमीकंडक्टर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, देयर इज अ बायोकन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच and if the refractive index of the material of the lens is 1.5 then the power of the lens is okay। ये क्वेश्चन आपका आसान है, आपको पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, म्यू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r1 डिवाइडेड बाई 1/r2। सीधा आपको इसी फार्मूले में पुट करते ही जो आपका ये 1/f है यही आपका पावर होता है। चाहे आप फोकल लेंथ बोल लो या आप पावर बोल लो, सेम ही चीज आएगी। अब आप यहाँ भी सीधा पे रख के देख लो क्वेश्चन में, जो आपको सॉरी इक्वेशन में रखने पे आपको जो सीधी वैल्यूज मिलती जाएंगी वही वैल्यूज आपको जो है आंसर देती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए रख के देखते हैं हम लोग। म्यू की वैल्यू आपको कितना दी गई है? म्यू की वैल्यू जो है आपकी है ये 1.5। तो 1.5 म्यू की जगह पे 1.5 माइनस 1 R1 की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी? 1/20 माइनस है, यहाँ पे भी -20 आएगा, तो इसको मैं कहूँगा आप मान लो 1/20 प्लस 1/20, यानी कि अगर दोनों को उनको सॉल्व कर दो तो आपका आ जाएगा 1/10। इज इट करेक्ट? अब ये आपका पावर जो आया 0.5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 10। इज इट क्लियर? अब ये आया आपका किसमें? सेंटीमीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में आपका जो 1/f था, यानी यहाँ से जो आप निकालते हैं, जो पावर आपका निकालते हैं, जो पावर अगर निकालते हैं तो 100/f होना चाहिए। तो यानी कि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 100 से आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तभी आपको जो है पावर निकलेगा। तो जो ये आपका अभी आएगा, तो पहले आप एक काम करो, पहले आप f निकालो, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करते, f निकालने पहले। अब आप 0.5 डिवाइड बाई 10 को सॉल्व करो तो कितना दे देगा आपको? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब या तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन क्यों कन्वर्ट करें हम? हमें पता है कि पावर अगर फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में तो जो पावर का फार्मूला होता है वो हो जाता है क्या? 100 डिवाइडेड बाई f इन सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये मीटर में रहता है तो 1 डिवाइडेड बाई f इन मीटर। अब ये सेंटीमीटर में तो 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि आपका कितना आएगा? पॉजिटिव में 5 डायरेक्टर। इज इट? क्योंकि पावर को किस में नापते हैं हम लोग? डायोप्टर में नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले पे कई बार क्वेश्चन सिर्फ सीधा पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया क्या गया है? देयर इज अ बायो-सेवर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन। ओके, बायो-सेवर्ट लॉ की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है जो बायो-सेवर्ट लॉ है, ये कोई भी किसी भी पॉइंट P के लिए dl लेंथ लिया आपने और स्मॉल r डिस्टेंस पे है तो b की स्क्वायर कर देता है म्यू नॉट बाई आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई प्रॉब्लम है कितना आया था अपना? आपका आया था कि जो dl क्रॉस r है डिवाइडेड बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई तो होता ही है इंटू r क्यूब।
अब क्या कह रहे हैं कि जो बायो-सैवर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इनफाइनाइटेसिमल करंट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द एलिमेंटल आइडियल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि ये तो पूरा करेक्ट है, यानी कि एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर आइडियल के लिए आप जो है बायो-सैवर्ट का जो लॉ है ये आपको इक्वेशन देता है, ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर कह रहे हैं बायो-सैवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू द कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द चार्ज क्यूब विद द being former related to the field produced by a scalar source ideal while latter being produced by a vector source। बस यही स्टेटमेंट करेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि जो इन्होंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दिया स्केलर सोर्स और इसको बोल दिया वेक्टर सोर्स, क्योंकि देखो अगर करंट की वजह से फ्लो हो रहा है तो करंट तो एक वेक्टर होती है, करंट तो एक स्केलर होती है, लेकिन जो चार्जेस की वजह से आपका फ्लो होगा वो वेक्टर होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 ही केवल आपकी करेक्ट होगी, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बताया जो स्केलर हो रही है वेक्टर का इन्होंने यहाँ पे वर्डिंग्स कर दी। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 विल बी द इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि यू हैव अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. The plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field. Then the magnetic flux through the loop. आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिखो ब्लैक पेन। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी डॉट ए, सीधा सिंपल सा फार्मूला, कोई इफ बट नहीं। रेजिस्टेंस दे रखा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दे रखा है? 0.5 टेस्ला। ओके, अब इसमें डायरेक्शन भी दे रखा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन है, इन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे इफ द प्लेन ऑफ द लूप, यानी जो लूप है क्या हो जाता है, ये जल्दी जल्दी इसको वेट मिनट यार। अब जो ये आपके पास लूप है, ठीक है, ये आपका लूप है। अब इस लूप में क्या हो रहा है कि ये लूप इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है जिसके है क्या बोलते हैं आपका लूप, तो आपका जो एरिया होगा यानी बी और ए के बीच का जो एंगल बनेगा ये ऑटोमेटिकली जीरो होगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि इसने बहुत ही क्लोजली वर्ड्स को जो है से ट्विच करके लिखा हुआ है इन्होंने। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, ठीक है, लूप का जो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऑलरेडी उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जब एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में होगी, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना बना एंगल? 0 डिग्री बना। तो ये बहुत ही क्लोजली वर्डिंग्स में लिखा गया है ये लाइन, यही गलती हो जाएगी क्योंकि लोगों को लगेगा ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है 90 डिग्री बनेगा, तब तो बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा जो है ये तो सीधा 90 डिग्री हो गया, तो सीधा मतलब 0 मार के चले आएंगे पहला ऑप्शन। यही गलती होती है। कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, उस टाइम पे हल्का सा एनालिटिकली सोच के हल्का सा, क्योंकि जब इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आए थोड़ा सा आपको हल्का सा एक बार डाउट कर लो मेरे हिसाब से, क्योंकि मोस्टली गलत ही मिले अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पता लग गया कि आपको जो एंगल है उनके बीच का वो 0 है। ठीक है, बी ए कितना एरिया आपका कितना है? साइड 1 मीटर है, यानी कि 1 का स्क्वायर कर दो, हो गया। ये रहा आपका cos 0, इनके बीच का एंगल का आपको मैंने बताया किस तरह से 0 है। आप मल्टीप्लाई करो तो आपका जो आएगा 0.5 पे बराबर आएगा। इज इट करेक्ट? नाउ 5 वी की वैल्यू कितनी आई? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी ज़्यादा नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? देयर इज एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 200 kg लिफ्ट, यानी लिफ्ट में जो पैसेंजर है या फिर जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट में कितने लोग बैठे हैं जो कि लिफ्ट और पैसेंजर है, इस मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। इन द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 300 न्यूटन, यानी एक फोर्स नीचे लग ही रहा है, एक और लगने लगा। ठीक है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, बहुत बड़ी बात है। देन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन द, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो
एक्सेलरेशन की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उस केस में जो आपका टेंशन है, जो आपका टी फोर्स ऊपर लगेगा, वो नीचे के जो वेट है यानी एक जो वेइंग फोर्स लग रहा है और एक जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इन दोनों के इक्वल होगा, यानी टी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ। अब यहाँ पे जो कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। इज इट क्लियर इतना? अब देखो W कितना है आपको दिया है 2000 kg और ऊपर G कितनी वैल्यू लेनी है 10 लेनी है। तो यानी अगर 2000 kg वाले लोग बैठे भी हैं तो यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये इसका वेट हो गया, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 3000 न्यूटन का, 3000 ठीक है। तो अब आप इसको ऐड करके लिख लो तो 23000 न्यूटन आया। ये आपका कितना हुआ, ये रूप में जो है ये टेंशन है। अब ये टेंशन जो है ये किस में है, ये जो मोटर जो उसमें जो डिलीवर करेगा जो पावर, वो कितना डिलीवर करेगा 2300 न्यूटन का। तो पावर क्या होगा, पावर होता है क्या, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, या बोलूँ मैं एफ डॉट वी। फोर्स कितना है 23000 है, कितने का ही फोर्स को जनरेट कर रहा है और वेलोसिटी कितने के हिसाब से मूव करवा रहा है 1.5 के हिसाब से। अब आप इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा आपका आंसर 34500 न्यूटन। ये आपका जो है पावर डिलीवर्ड आया। यू गॉट इट? इजी था थोड़ा सा, बस हल्का सा फॉर्मूलों को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट किया गया था। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि देयर इज अ लाइट रे व्हिच इज फॉलिंग, एक सरफेस पे फॉल कर रही है लाइट रे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यहाँ पे लिखता हूँ 26, तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एट एन एंगल 60 डिग्री पे फॉल कर रही है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो अब देखो ये होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये जो मानो नॉर्मल हुआ। अब जो ये रे आई थी यहाँ से ये कुछ ऐसे करके जाएगी, ये होती है आपकी रिफ्रैक्टेड, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ऊपर वाली आपकी क्या है रिफ्लेक्टेड। अब आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड इन दोनों रेस के बीच का एंगल, तो मैं तो कहूँ तो 1 सेकंड में बता दूं, लेकिन आपके साथ लगाना ही मेरा काम है। अब आप चाहो तो डिस्टेंस के लॉ के हिसाब से मूव करते जाओ। n1 यानी एयर से आ रही है तो एयर में कितना होगा इसका, एयर में आप ले लोगे 1 तो n1 यहाँ पे आप लिख लो n1 sin 1, स्टेल्स का लॉ लगा रहा हूँ मैं। स्टेल्स का लॉ लगाने के बाद n1 sin 1 n1 इंटू साइन आई इजकल टू n2 इंटू साइन आर, करेक्ट। अब n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, साइन आई की वैल्यू कितनी है साइन 60 की, n2 की वैल्यू √3 साइन आर। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ से अगर आप निकालो तो साइन आर वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन 60 यानी कि √3/2, √3 ऑलरेडी कैंसिल, 1/2 यानी जो आर आएगा आपको ये 30 डिग्री आएगा क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है उतना। तो ये जो आर आया वो आपका 30 आया। अब अगर आर आपका 30 आया, जितने पे इंसिडेंट होती है उतने पे ही निकलती है 30, तो ये आपका 30 हुआ, ये आपका 90 हुआ, ये आपका 30 हुआ, ये जितने पे आई उतने पे निकल गई तो यानी 60 हुआ। तो टोटल इनके बीच का जो एंगल बना वो कितना बना 90 डिग्री। अब आप इसको मैं कैसे कह रहा था कि 1 सेकंड में निकाल सकते हो, 1 सेकंड में निकालने के लिए क्या आपने पढ़ रखा है ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल में क्या होता है, अगर क्या ब्रूस्टर एंगल में होता है, पोलराइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है म्यू इक्वल टू tan IP, tan इनवर्स IP, या फिर tan IP की लिखते हैं, tan इनवर्स नहीं लिखते। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी √3। अब इसको मैं IP कितना हो जाएगा आपका, IP आपका जो हो जाएगा यहाँ पे tan 60 जो है वो ऑलरेडी √3 के बराबर आ रहा है, ये वाला फार्मूला ऑलरेडी सेटिस्फाई हो ही रहा है यहाँ पे। ब्रूस्टर एंगल में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं वो 90 डिग्री पे ही निकलती हैं। इसी वजह से यहाँ मैं कह रहा था कि आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रूस्टर एंगल का जो फार्मूला है ये फॉलो हो रहा है। ये पढ़ा है हमने IP + R = 90, सेम वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है म्यू = tan IP। ओके,
सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 27। A copper wire of the length of radius इतना and electrical resistance then the current density in the wire। ओके, कोई दिक्कत नहीं, करंट डेंसिटी निकालनी, करंट डेंसिटी का आपको सीधा सा फार्मूला जो पता होता है वही लगाओ, इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी जे, जो करंट डेंसिटी आपका होगा वो क्या होता है, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये होती है आपकी करंट डेंसिटी का फार्मूला। अब देखो सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। अब मैं यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है केवल उसी के थ्रू हेल्प से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस में आप लिख दो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ई। एल क्या होता है रेजिस्टिविटी, सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। तो यानी कि यहाँ पे मैं आर इक्वल टू लिख देता हूँ 1 बाई सिग्मा इक्वल टू एल बाई ए, यहाँ से लिख देता हूँ सिग्मा इक्वल टू एल बाई ए आर, क्योंकि हमको एल ए आर दिया हुआ है इसीलिए हमने इसको इस तरह से बदल लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है ऑलरेडी, इज इट, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं दे रखा है, शायद से नहीं दे रखा है, दे रखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी। तो अब आसानी से निकल जाना चाहिए कि जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू आर। अब ई की वैल्यू कितना 10, एल की वैल्यू कितना दे रखा है, सॉरी एल की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर। एरिया आपका क्या होगा, और आपका आर यानी रेडियस, ये दो चीजें बची हुई हैं, ए इंटू आर। अगर मैं इसको देखूं तो ए आपका दे रखा है लेंथ जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर आपने लिख लिया। फिर आर बचा, तो एक बचा है 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर करके आप इसको कैलकुलेट करें, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा तभी आपको जो है ये आएगा। अब पाई आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर करोगे ना आप, पाई आर स्क्वायर करोगे तो देखो जो पाई है, पाई तो पाई है, आर का स्क्वायर है 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 10 की पावर माइनस 4 अंडर रूट पाई है, पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई आएगा, पाई से पाई कैंसिल यानी 10 की पावर 4 बचेगा। तो एरिया आपका 10 की पावर 4, और इसमें क्या दे रखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी आर कितने का 10 ओम। अब ये आपका जो है फाइनल आया। अभी आप यहाँ से ये 10 की पावर माइनस 4 कैंसिल आउट करो, ऊपर जाकर कितना आ जाएगा 10 की पावर 5। तो आपकी जो आया है यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आई 10 की पावर 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या पूछा गया है, इफ देयर इज गिवन सर्किट पी एंड एन करके, और पूछा गया है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू जंक्शन पी एंड एन आर इक्वल, यानी कि इसमें पी एन जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इक्वल होने वाला है, ठीक है। अब देखो जो आपका पी एन सर्किट ये पहला वाला है, फर्स्ट सर्किट, सेकंड सर्किट और ये थर्ड सर्किट, तीनों को साइमल्टेनियसली देखते हैं कि किसमें किसमें सेम होने के चांसेस है। अब पहला वाला देखो तो पूरा फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, इज इट, पी से एन करेक्ट, लेकिन जो आपका सेकंड वाला है ये आपका रिवर्स में भी है, एक रिवर्स में है, तो ये नहीं होगा। अब लेकिन जो आपका ये वाला है सेकंड वाला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी नहीं, यानी कि ये पूरा तरीके से रिवर्स में है, इसमें दोनों रिवर्स में है और उसमें दोनों फॉरवर्ड में है। तो अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप किस जंक्शन के अक्रॉस सेम है ये जानने के आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉरवर्ड में है कौन सा रिवर्स। इसमें आपके क्या दिख रहे हैं, आपके कैसे हैं, पहले वाले में दोनों फॉरवर्ड बायस है, सो सेम पोटेंशियल होगा, लेकिन जो बी वाला है बी में एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है, जबकि दूसरे में दोनों रिवर्स है। इसी वजह से जो आपका ऑप्शन बी है इसमें से ये एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए और सी आप होल्ड कर जाएंगे, यानी कि जो ए और सी का ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पी बोथ सर्किट्स ए एंड सी विल हैव द सेम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शन। ओके, यानी कि इनमें जो यानी इसके पीएन में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो सेम होगा, ना कि इन दोनों के इंडिविजुअली। इज इट क्लियर? यानी कि जो पहले वाले का पीएन था और इसके पीएन का जो ड्रॉप है पोटेंशियल ड्रॉप वो सेम है, और जो सी वाले हैं इनके बीच का भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, क्योंकि एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में,
यही पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि ए वाले का किसके बराबर होगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसमें क्या दिया गया आपको कि आपके पास जो है एक इनिशियल टेंशन इन स्ट्रेस स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसफर रेट, यानी कि जो आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच कर दिया गया है, डबल टाइम्स कर दिया गया है, तो क्या होगा स्पीड। तो स्पीड आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, t डिवाइडेड बाई म्यू। t होता है टेंशन, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। अब आपसे क्या पूछा गया है कि क्या किसमें चेंजेस किए गए हैं, इफ इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज डबल, यानी टेंशन को डबल किया गया, देन द रेशियो ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल स्पीड, तो यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो यानी कि जो v1 डिवाइडेड बाई v2 आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि अगर यहाँ पे v1 है तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट t1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट t2। अब यहीं पे आपको निकालना अंडर रूट t1 कितना था, अंडर रूट t के बराबर, और t2 कितना है, जब उसको डबल कर दिया यानी अंडर रूट 2t के बराबर, तो अंडर रूट टी कैंसिल है, इनके आएगा 1/√2। ये 1/√2 क्या हो जाएगा कि इनके ट्रांसफर वेव की जो स्पीड है उसके बीच का रेशियो। सो ऑप्शन नंबर कोई करेक्ट है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का जो कि क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है कि देयर इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क एंड about an axis passing through its center and normal to diameter to explains to the radius of variation of the disk about its diameter is। ओके, तो चलो ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस बताना है रेडियस ऑफ वेरिएशन और डायमीटर के अलॉन्ग जो है आप एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है उसका रेडियस ऑफ वेरिएशन बताना है, करेक्ट। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपने बनाया है ये आपका डिस्क, दो डिस्क बनाओ, एक डिस्क में आपको जो है इसकी परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, इस वाले केस में आपका क्या होगा, इस वाले केस में आपका जो आई आता है क्या लिखते हैं आप, I1 क्या लिखते हो, रेडियस mr² डिवाइडेड बाई 2, लेकिन जो डायमीटर के अलॉन्ग होता है, डायमीटर के अलॉन्ग क्या करते हैं, डायमीटर के अलॉन्ग जो आपका लिखा जाता है वो होता है I=mr² डिवाइडेड बाई 4। रेडियस ऑफ वेरिएशन को किस तरह से लिखते हो, रेडियस ऑफ वेरिएशन को सीधा आई को जो है mk² के बराबर करते हो, तो यहाँ पे mk1² लिख दो, यहाँ पे mk2² लिख दो, ठीक है, दोनों अलग अलग केस में। अब k1² की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना आएगा r डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, यहाँ पे k2 की वैल्यू कितनी आई r डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर इतना। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया k1 डिवाइडेड बाई k2 की वैल्यू बताइए सर कितनी आएगी, तो k1 की वैल्यू कितनी r/√2, k2 की वैल्यू r/√2, यानी 1/√2 यानी 2 डिवाइडेड बाई √2 आएगा, यानी कि √2 डिवाइडेड बाई 1 जो है ये आपका k1:k2 का जो रेशियो है ये है। सीधा सिंपल मैथमेटिक्स फास्ट करना है, और ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 1, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस क्या करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, ओके। गुड बाय तब तक के लिए, और प्रैक्टिस करते रहो।